हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ में हम आज कौन सी सेक्शन पढ़ेंगे? तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या है? सेक्शन 28 है दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए, जो कोई भी हेड्स है इनकम के या इनकम टैक्स के जो हेड्स है, उन सभी हेड्स में कौन सी इनकम पर्टिकुलर हेड में जाएगी। से फॉर एग्जांपल मैंने अर्लियर सेशन में आपको बताया था कि जैसे अलग अलग बंदे को अलग अलग सोर्सेज से इनकम मिलती है, तो हर एक इनकम को एक रिस्पेक्टिव हेड में फॉल होना है। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए, कोई रूल चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स हैड फ्रेम्ड चार्जिंग सेक्शन फॉर ईच एंड एवरी हेड. So yes, my dear friends, today we are going to start income chargeable to PGBP, that is section 28, and which is charging section for PGBP head. I repeat, section 28 is the basic and fundamental section of PGBP head, which is called as charging section of PGBP. तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या दोस्तों? चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर हेड के अंदर, पीजीबीपी के हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम कंसीडर होगी, वो यहाँ पे बताया गया है। बट दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और प्रोफेशन, उसकी डेफिनेशन अगर आपको ये पता नहीं है तो आगे मेरे वीडियो जाके देख लीजिए, फिर से आपको पता चलेगा कि बिजनेस और प्रोफेशन की डेफिनेशन मैंने कितने अच्छे से आपको बताई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और प्रोफेशन में जब बिजनेस की डेफिनेशन आई थी, तो बिजनेस की डेफिनेशन की शुरुआत थी इट इंक्लूड्स। यस, तो इंक्लूड्स का मतलब क्या? यानी कि कई सारे अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कई सारे अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। तो उन सभी तरह के बिजनेस को डिफाइन करना एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मुमकिन ही नहीं है दोस्तों। उसी तरह हर एक इनकम को कंसीडर करना इस सेक्शन 28 यानी कि चार्जिंग सेक्शन में हर एक तरह की इनकम को कंसीडर करना, उसे डिस्क्राइब करना, ये भी मुमकिन नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है नहीं, यहाँ पे ये मुमकिन नामुमकिन की बात जो है उसे आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ सेक्शन 28 में ऐसी ही इनकम्स की बात की है या ऐसे इनफ्लोज की बात की है जिन इनफ्लो को आप ऑर्डिनरी वे में कंफर्म नहीं कर पाते कि ये इनफ्लो पीजीबीपी के हेड के लिए एलिजिबल है या फिर कोई अदर हेड में जाएंगे। तो इसी वजह से आपको इनकम टैक्स एक्ट ने सेक्शन 28 दिया है और उसमें ये पॉइंट्स दिखाए गए हैं कि अगर इस प्रकार से आपको कोई इनकम मिलती है, आमदनी होती है, तो उससे सेक्शन 28 के थ्रू पीजीबीपी के हेड में लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है द वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर एज अंडर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली आइटम जो यहाँ पे दी गई है वो क्या है? देखिए, यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और वोकेशन। यस, याद करिए, वोकेशन को भी इन्होंने बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर किया है, राइट। तो वोकेशन को भी इन्होंने प्रोफेशनल एक्टिविटी में कंसीडर किया था। जैसे कि मैंने आपको बाबा रामदेव का एग्जाम्पल दिखाया था, बाबा रामदेव का एग्जाम्पल बताया था, योग गुरु बाबा रामदेव। अच्छा, अगर फिर भी आपको ये याद नहीं आ रहा तो फिर से आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए, शायद लेक्चर 1 में मैंने ये डिस्कस किया था। तो बाबा रामदेव क्या करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, अपने पंडाल लगाते हैं और वहाँ पे योग की शिक्षा और योग की अवेयरनेस देते हैं। और उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो क्या करते हैं, तो योग का ज्ञान बांटते बांटते कुछ उन्हें डोनेशन मिलता है और वो डोनेशन के साथ वो अपना काम आगे शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और वोकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन कैरिड ऑन बाय हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल अगर कोई भी बंदा बिजनेस या प्रोफेशन या वोकेशन करता है और उससे उसका जो प्रॉफिट अर्न होता है, आई रिपीट, प्रॉफिट और गेन जो अर्न होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले या दूसरे लेक्चर में बताई है। प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को जाके देखिए और रिकॉल कीजिए। अच्छा, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो तो ऑब्वियसली बिजनेस की इनकम में आने वाला है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का पॉइंट आपके स्क्रीन पे देखिए, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। सो द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बेनिफिट या परक्विजिट होता है, याद कीजिए मेरा लॉयर वाला एग्जांपल, मैंने किसी मेरे क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट किया था, और उस रिप्रेजेंटेशन के एक ट्रस्ट की एग्जांपल दी थी मैंने कि मैंने ट्रस्ट को रिप्रेजेंट किया, पर ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरीज है जिनको उससे फ़ायदा होने वाला था उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया, तो वो मेरी इनकम में कंसिडर होगा ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट। ये सारे वर्डिंग्स मैंने पिछले वीडियो में डाले हैं और वो जाके आप सुन लीजिएगा तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा। तो अभी के लिए बताता हूँ, मान लीजिए कि मेरे किसी दोस्त को कोई दिल का दौरा पड़ा, यार दिल जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर चीज़ है और उसका दौरा पड़ सकता है क्योंकि कमज़ोर दिल वालों को ये बीमारी रहती है। तो याद रखिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे एक दोस्त का जिसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसकी वाइफ और उसका फैमिली और मैं सब लोग हम दौड़े दौड़े चले गए एक हार्ट स्पेशल सर्जन के पास और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट करवाई और वहाँ से उसने क्रिटिकल सिचुएशन में से उसे बाहर निकाल के उसे नई ज़िंदगी दी। तो दोस्तों वहाँ पे उसकी जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने की उसके लिए तो वो बिल बनाएगा, बिल फाड़ेगा दोस्तों, एकदम बढ़िया तगड़ा बिल आएगा, और वो तगड़ा बिल उस बंदे की जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो भाभी है ना, मतलब कि दोस्त की वाइफ, उनके पिताजी यानी कि मेरे दोस्त के ससुर ने खुश होके डॉक्टर के नाम पे 1 लाख रुपए एडिशनल गिफ्ट के तौर पे दे दिया। क्यों? क्योंकि वो खुश हो गए थे। अब देखिए, बंदा जो था जिसको हार्ट अटैक आया था उसकी ट्रीटमेंट का कुछ बिल बना था 8 लाख, तो 8 लाख के बिल के सामने तो उसने ट्रीटमेंट किया और 8 लाख ले लिए। पर 8 लाख के अगेंस्ट में जो ट्रीटमेंट हुआ वो तो आमने सामने खत्म। अब नया क्या हुआ, तो ससुर ने खुश होकर 1 लाख रुपए, आज के डेट में हालांकि ऐसे ससुर अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं फिर से शादी करना चाहूँगा। तो बात यह है कि ऐसे अगर ससुर है तो उन्होंने 1 लाख की गिफ्ट दे दी, और वो गिफ्ट किसे दी, तो डॉक्टर को। अब डॉक्टर को क्या मिला, डॉक्टर को बेनिफिट मिला। अच्छा, वो बेनिफिट क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफेशन एक्सरसाइज की थी, और वो प्रोफेशनल एक्सरसाइज के बिहाफ में या उसके अगेंस्ट में जो मिला वो भी उनकी प्रैक्टिस की इनकम मानी जाएगी। उसे गिफ्ट में नहीं कंसीडर करेंगे, अदर सोर्सेस में नहीं कंसीडर करेंगे, उसे कहाँ कंसीडर करेंगे, उसे पीजीबीपी में ही कंसीडर करेंगे। आप बोलोगे सर नहीं, ये तो गिफ्ट थी ना, ससुर के पास से गिफ्ट मिली थी। नहीं सर, ये गिफ्ट क्यों मिली, ये पर्पस के ऊपर जाइए आप, पर्पस के ऊपर जाइए। पर्पस ये था कि डॉक्टर ने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से ट्रीटमेंट किया, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट के कारण खुश होके ससुर जी ने 1 लाख रुपए गिफ्ट दी थी। तो वो जो गिफ्ट है वो प्रोफेशन के कारण मिली है, तो उसे बिजनेस इनकम में लेना चाहिए। मैं नहीं कहता दोस्तों, किताबों में लिखा है, सेक्शन 28 सेज दैट वी हैव टू कंसीडर दिस काइंड ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट्स। अब देखिए, बेनिफिट की तो मैंने बात कर दी, परक्विजिट्स की अगर बात करें तो परक्विजिट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली नॉन मॉनिटरी होते हैं। मान लीजिए कि मेरे ससुर ने उन्हें कोई मेगा स्टोर के या कोई पर्टिकुलर ट्रैवल के मान लीजिए कि दुबई के 2 टिकट थे, तो दुबई के 2 टिकट उनको दे दिए। मतलब मेरा ससुर तो नहीं था, सॉरी यार, मुझे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, आपके लेक्चर्स कौन लेगा। तो मेरे दोस्त के ससुर ने क्या किया, तो उनकी ट्रैवल एजेंसी में से 2 बढ़िया टिकट निकाले दुबई के, और वो 5 डेज और 4 नाइट के पैकेज के 2 टिकट उनको दे दिए। कैश दिया? नहीं, कैश नहीं दिया। क्या दिया? बेनिफिट दिया, एक ऐसी सर्विस दी जो कि मॉनिटरी वैल्यूएट हो सकती है। यस, मॉनिटरी वैल्यूएट हो सकती है, तो उसे भी हम बिजनेस इनकम में डालेंगे। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 28। अब देखिए दोस्तों, आगे पॉइंट नंबर 3 आता है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 3 है कि एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, एनी कंपनसेशन वर्ड देखिए, कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, तो ऐसा कोई भी कंपनसेशन आपको मिलता है। अब कंपनसेशन कब मिलता है, देखिए ये पॉइंट थोड़ा पेचीदा है, ध्यान रखिएगा इसको। तो कंपनसेशन मिलेगा कि रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। यानी कि अगर किसी इंडियन कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को होली और सब्सटेंशियली मैनेज करने के कारण
कोई कंपनसेशन मिलता है किसी बंदे को, मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी को और या किसी कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करता हूँ, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, वर्ड देखिएगा इंडियन कंपनी, और उसके अफेयर्स को मैनेज कर रहा हूँ होली या पार्शियली, और उसके अगेंस्ट में मुझे कोई कंपनसेशन वो कंपनी दे रही है, तो वो मेरी बिजनेस इनकम होगी। या फिर लिखा है देखिए और भी है, द अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और ऑफिस or the modification of any of the terms and conditions relating thereto। इसका मतलब ये कि अगर किसी कंपनी का बिजनेस अफेयर्स मैं देख रहा था और अब वो लोग मुझे बोलेंगे कि भाई लॉकडाउन है, आप अभी नहीं आ सकते, तो एक काम कीजिए, आप 30 मई के बाद इस कंपनी को छोड़ दीजिए और इस कंपनी में से और इसके मैनेजमेंट में से आपको अर्ली टर्मिनेट करने के कारण, इस मैनेजमेंट में से आपका टर्मिनेशन करने के कारण हम आपको कंपनसेशन देंगे, हिंदी में बोला जाए तो मुआवजा देंगे, और गुजराती में बोलूँ तो वड़तर आपीशू, आओ कई शब्द है भाई। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन मिलता है मैनेजमेंट अफेयर्स को चेंज करने के लिए या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स को मॉडिफाई करने के लिए, तो वो कंपनसेशन भी बिजनेस प्रोफेशन के रिगार्ड्स में मिलता है, तो उसे बिजनेस इनकम में ही लेना चाहिए दोस्तों। और ये जो सेकंड पॉइंट है देखिए कि yes, any person by whatever name called holding an agency in India for any part of the activity relating to the business of any other person or in connection with the termination of agency or modification of the terms and condition relating thereto। इसका मतलब कि अगर कोई बंदा है जिसने इंडिया के किसी पार्ट में कोई एजेंसी होल्ड की है, तो उस एजेंसी को होल्ड करने के कारण उसे कोई कंपनसेशन दिया जाए तो भी वो बिजनेस इनकम है। अगर वो एजेंसी छोड़ने के लिए, मान लो कि मैंने नेस्ले की एजेंसी ले रखी है गुजरात की, अब कोई बंदा आता है और वो नेस्ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोलता है कि गुजरात की एजेंसी हमें दे दो, तो वहाँ पे मैं हंसी खुशी से उसे नेस्ले की एजेंसी गुजरात डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे उसे हैंड ओवर करता हूँ, तो वो मैं फर्गो करता हूँ, मेरा राइट जो है, मेरा एरिया है, मैं उसे हैंड ओवर करता हूँ। तो उसके अगेंस्ट में अगर वो बंदा या कंपनी नेस्ले खुद मुझे कोई कंपनसेशन देगी, तो वो भी मेरा बिजनेस जो मैंने सेटअप किया था उसकी वजह से मिल रहा है। तो इस वजह से सेक्शन 28 says that it should be considered as business income, राइट। सो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, और हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं और अदर सोर्सेज में इसे ले जाते हैं, तो वहाँ पे उनका आंसर गलत बैठता है, राइट। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट इट। और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट है। अदरवाइज मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, और याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को शेयर करते जाइए, लिंक करते जाइए, देखते जाइए इनकम टैक्स MK के साथ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे सेक्शन 28 आप में ये जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा इसका सब पॉइंट है, ये बताता है कि एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विथ द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और एनी कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ for the time being in force of management of the property or business। इसका मतलब ये कि अगर मान लो कि आपका कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस है और उस प्रॉपर्टी और बिजनेस को गवर्नमेंट या इसका कोई कॉरपोरेशन जो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है वो टेक ओवर करता है, तो अगर वो टेक ओवर करता है तो उससे आपको तो नुकसान है। मान लीजिए कि मैंने कोई एक बिजनेस सेटअप किया था, मान लीजिए एक फर्टिलाइजर कंपनी है मेरी, और वो फर्टिलाइजर कंपनी गुजरात गवर्नमेंट आके बोलती है कि नाउ ऑनवर्ड्स गुजरात गवर्नमेंट विल टेक ओवर योर कॉर्पोरेशन और योर कंपनी। सो इन दैट केस व्हाट विल आई रिसीव? ऑब्वियसली आई विल गेट सम मनी फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंपनसेशन। कंपनसेशन क्यों मिल रहा है दोस्तों? तो मैंने अपने जो राइट्स थे बिजनेस के, जो प्रॉपर्टीज थी, उसका मैनेजमेंट था, दैट आई एम गोइंग टू वेस्ट विद द गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी, उसके बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया था दोस्तों? कंपनसेशन दिया होगा। तो वो कंपनसेशन सेक्शन 28 says that it will be considered as business income। तो आगे आपका पॉइंट नंबर 3 था, उसका सब पॉइंट नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सो एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विथ
द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, रिलेटिंग टू बिजनेस, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी और बिजनेस के किसी और पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में है, कोई टर्म्स कंडीशंस फिक्स की है और उस टर्म्स या कंडीशंस को चेंज करने के कारण अगर उसे कोई कंपनसेशन दिया जाता है, फिर से देखिए मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाना। तो मान लीजिए कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, सीए के कोचिंग देता हूँ और वहाँ पे मान लीजिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि दे विल पे मी 1.5 lakhs पर मंथ। तो वहाँ पे ये टर्म्स कंडीशंस थी कि मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। तो आई हैड साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट टू टीच लॉ एज वेल एज टैक्सेशन। तो ठीक है, तो वहाँ पे 1.5 lakhs मंथली पेमेंट था। अब हुआ क्या कि उनका ऑडिट का या अकाउंट्स का कोई फैकल्टी नहीं है और उस कारण से वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि सर विल यू प्लीज टेक फ्यू मोर लेक्चर्स ऑफ अकाउंटेंसी। आई सेड यस, बट याद रखिएगा कि मैं ऐसे तो नहीं मानने वाला था, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाने वाला था। तो क्या करूंगा? तो अब मैं उनसे बोलूंगा कि आप देखिए भाई, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 सब्जेक्ट की बात थी, महीने के 1.5 lakhs की बात थी। अब आप कॉन्ट्रैक्ट चेंज कीजिए, उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, 3 सब्जेक्ट लाइए। बट 3 सब्जेक्ट्स के कारण मैं आपका पेमेंट वो 1.5 lakhs एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा पेमेंट चाहिए। तो वहाँ पे वो बोलेंगे कि एक काम करते हैं सर, ये तो कुछ ही दिनों की बात है, सिर्फ 3 या 4 महीने या सिर्फ मान लीजिए 6 महीने। तो 6 महीने के कारण वो मुझे एक लमसम अमाउंट देते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करते हैं सर, 4 लाख रुपए फाइनल। अब 4 लाख रुपए ले लीजिए, 6 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कि 6 महीने आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाओगे। तो वो जो एडिशनल 4 lakhs है वो मेरे बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम में ही कंसिडर होने चाहिए, ये सेक्शन 28 बोल रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में जो मॉडिफिकेशन हुआ उसकी वजह से मुझे ये कंपनसेशन मिला। अच्छा, और टर्मिनेशन, अगर मान लो कि उन्होंने मुझे ये बताया कि मौलिक सर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में ख़त्म कर रहे हैं। पर घबराइएगा मत, आपका सालाना जो पेमेंट होता था वो था 18 lakhs, बट राइट नाउ हम अर्ली टर्मिनेशन कर रहे हैं तो आपको इसके अगेंस्ट में अभी 9 lakhs दे के टर्मिनेट किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया बट उन्होंने मुझे 6 महीने की तनख्वाह दे दी। तो वो 9 लाख रुपए जब मुझे मिलेंगे तो वो मेरा कंपनसेशन है और वो भी मेरे प्रोफेशन की वजह से था, बिजनेस की वजह से था। तो वो मेरी बिजनेस इनकम ही कंसीडर होगी। तो ये कौन कहता है दोस्तों? सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, भूल मत जाइएगा। आगे क्या है देखिए, पॉइंट नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और बिजनेस। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात है कि स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म बाय इट्स फॉर इट्स मेंबर बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और बिजनेस एसोसिएशन। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेड एसोसिएशन है, बिजनेस या प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे कि सीए एसोसिएशन है, तो सीए एसोसिएशन क्या करता है, सीए एसोसिएशन कुछ पैसे लेता है उनके मेंबर्स के पास से और उसके अगेंस्ट में अपने मेंबर्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे वही बात करी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम टू देयर मेंबर्स। इट मे बी नोटेड दैट दिस फॉर्म एन एक्सेप्शन to the general principle governing the assessment of income of mutual association such as Chamber of Commerce, Stock Brokers Association etc. इसका मतलब ये कि म्यूचुअल एसोसिएशन ये होती है कि जिनमें म्यूचुअल कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, कि जिसमें बाय द पीपल फॉर द पीपल, यही कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई छोटा स्टडी सर्कल चला रहा है, सीए स्टडी सर्कल, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि उनके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए मेंबरशिप फ़ी, ईयरली फ़ी, और उसी में से उनका कोई बेनिफिट जो है रूटीन वे में उनको दे दिया जाता है। उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्न नहीं होती, उसे ना तो कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है, ना तो कोई एड ऑन फीचर्स या एड ऑन सर्विस अपने मेंबर्स के लिए लाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
वो पर्टिकुलर अपने जो स्टडी सर्कल्स में जो नॉलेज इम्पार्टिंग की एक्टिविटीज़ होती है, जनरल मीटिंग्स होती है, वही करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, उनके जो CPARs होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इतना ही अगर चलता है तो वहाँ पे वो ऑर्डिनरी म्यूचुअलिटी कंसेप्ट है। बट जब म्यूचुअलिटी कंसेप्ट नहीं होता है तब दोस्तों वहाँ पे जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न होती है और या फिर कोई एड ऑन फीचर्स अपने मेंबर्स के लिए दिया जाता है, सर्विसेज दी जाती है और उसके अगेंस्ट में कोई मनी अगर वो एसोसिएशन रिकवर करता है, अपने मेंबर्स के पास से कलेक्ट करता है, तो वो उस एसोसिएशन की इनकम में कंसिडर होगा। सेक्शन 28 भूलिएगा मत। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 सेज incentives received or receivable by assessee carrying on export business। एक्सपोर्ट बिजनेस जब देखिए अब तो GST आ गया, वेट था, जो अब कस्टम है, तो उस टाइम पे एक्साइज था पिछले सालों, तो वहाँ पे अब तो हालांकि एक्साइज निकल गया है तो कस्टम अभी भी है। तो GST और कस्टम की कई सारे रिबेट्स और कई सारी अदर स्कीम्स है जो कि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट कराती है और वो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट होते हैं। तो वहाँ पे जब वो बेनिफिट होते हैं तो उनका मेन रीज़न है उनका बिजनेस एक्टिविटी, तो उसे बिजनेस एक्टिविटी में ही कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ वो शॉर्ट में पॉइंट है, देखिए कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास कोई इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स है या कोई राइट्स है स्पेसिफिक और वो राइट्स अगर ट्रांसफरेबल है, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग और सेलिंग दोज राइट्स, if you are earning some profit then that profit will be considered as your business income। आप यहाँ पे देखिए गुड्स नहीं बेच रहे, आप यहाँ पे सर्विस नहीं बेच रहे, आप क्या बेच रहे हैं, आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यू आर ट्रांसफरिंग इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स। और अगर उस इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स को ट्रांसफ़र करते समय आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट बिजनेस इनकम कंसिडर होगा। यस, द सेकंड पॉइंट इज cash assistance received, cash assistant, I repeat, cash assistance received against export under any scheme of government of India। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम फ्रेम की है और बताया कि अगर आप इस पर्टिकुलर कमोडिटी का एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कैश असिस्टेंस दिया जाएगा, तो वो कैश असिस्टेंस आपके इंपोर्ट के रिलेटेड है, तो इसी वजह से उसे आपकी बिजनेस इनकम में लेना चाहिए। दैट इज व्हाट सेक्शन 28 सेज। आगे देखिए दोस्तों, आगे है पॉइंट नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक। अब देखिए हालांकि अब एक्साइज ड्यूटी है नहीं, पर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अभी भी ये वर्ड छुपा है तो मुझे वही लिखना पड़ा। तो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक। इन दैट केस अगर वो ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक भी आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखिए, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, DEPB यानी कि ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। अब ये अगर पासबुक है वो ट्रांसफरेबल होती है, ऐसे ही ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट ये भी ट्रांसफरेबल नेगोशिएबल होता है। सो अगर आप वो ट्रांसफ़र करते हैं, एक बंदा या एक बिजनेस यूनिट दूसरे एक्सपोर्ट यूनिट को अगर ये ट्रांसफ़र करता है, तो ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अगर 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 कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी बिजनेस इनकम कंसिडर होगा। किसकी बदौलत? सेक्शन 28। यस, सम ड्यू टू, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। पार्टनर ऑफ अ फर्म यानी कि अगर कोई पार्टनर को कोई प्रॉफिट होता है, सॉरी, अगर कोई सम मिलती है किससे? फर्म से, तो वो सम। अब देखिए ये चीज़ जो है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए इसके वर्डिंग्स देखिए, यहाँ पे लिखा है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन by whatever name called due to or received by a partner of a firm from such firm will be deemed as income from business। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैं पार्टनर हूँ किसी फर्म के अंदर, तो 4 पार्टनर है ABC एंड MK। तो ABC और MK ये 4 पार्टनर है और 4 पार्टनर के हिसाब से हमें उस फर्म में से, अब बेसिक पार्टनरशिप एक्ट आपने तो पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि फर्म में से मुझे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू माय पार्टनरशिप डीड प्रोविजन, तो वो इंटरेस्ट भी पार्टनर के लिए
अदर सोर्सेज में नहीं जाता, वो पीजीबीपी में आता है। अगर वहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई पार्टनरशिप डीड इफ एनी पार्टनर एज आई एम के एज अ पार्टनर लायबल टू और एलिजिबल टू गेट सैलरी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम, इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। अगर मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द सेम पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू सेम पार्टनरशिप डीड अगर मुझे कोई बोनस मिल रहा है, उस पार्टनरशिप के अंदर से अगर कोई बोनस मिल रहा है, तो वो बोनस भी मेरा बिजनेस इनकम कंसीडर होगा। और अगर मुझे कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 28 के हिसाब से वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, तो फर्म के पास से, तो वो भी मेरा बिजनेस इनकम कंसिडर होगा। यानी कि वो सैलरी में नहीं जा सकता। रेम्यूनरेशन हो नाम, अगर बोनस हो नाम, अगर सैलरी हो तो भी वो सैलरी के हेड में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट हो तो अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, कमीशन हो तो भी अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, क्योंकि बीइंग अ कैपेसिटी ऑफ पार्टनर आई एम गेटिंग इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन फ्रॉम माय पार्टनरशिप फर्म, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन, यहाँ पे हाउएवर वेयर एनी इंटरेस्ट, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called, or any part thereof has not been allowed to be deducted under 40B in the computation of income of the firm, the income to be taxed shall be adjusted to the extent of amount specified। यानी कि मान लीजिए कि फर्म ने मुझे सैलरी पे की है, तो सैलरी पे की है मान लीजिए कि 6 लाख रुपए पार्टनर के तौर पे, अकॉर्डिंग टू माय पार्टनरशिप डीड वहाँ पे मुझे 6 लाख की सैलरी मिली, बहुत बढ़िया। अब वो 6 लाख की सैलरी में से इन्होंने इनकम टैक्स के सेक्शन 40B के हिसाब से कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन के हिसाब से ये बैठता है कि भले ही फर्म ने मुझे 6 लाख रुपए पे किए, बट फर्म को डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 4 लाख, सिर्फ 4 लाख। इसका मतलब कि 2 लाख फर्म की इनकम में एडबैक होंगे, बराबर, डिसअलाउ होने के कारण एडबैक होंगे। तो मेरी इनकम में अगर मैं पीजीबीपी में रिफ्लेक्ट करूं, तो मैंने भले ही 6 लाख रिसीव किए, बट फर्म को डिडक्शन कितना मिला, 4 लाख, तो मेरी इनकम कितनी कंसिडर होगी, 4 लाख। इसका मतलब कि जितनी इनकम फर्म को जितना एक्सपेंस फर्म को डिसअलाउ किया जाएगा, उतना एक्सपेंस मेरी इनकम में कंसिडर नहीं होगा। फर्म को भले ही फर्म ने 6 लाख मुझे पे किए, मैंने 6 लाख रिसीव किए, फर्म का खर्चा 6 लाख रुपया, मेरी इनकम 6 लाख रुपया, बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B अगर इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से फर्म को डिडक्शन मिल रहा है सिर्फ 4 लाख का, तो फर्म को खर्चा कितना डिडक्ट मिलेगा, 4 लाख, तो मेरी इनकम भी कितनी कंसिडर होगी, सिर्फ 4 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना खर्चा फर्म को आपने अलाउड नहीं किया है 40B में, उतनी इनकम भी पार्टनर के इनकम के कंप्यूटेशन के टाइम पे उसकी इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए। 2 लाख वहाँ पे डिसअलाउड हुए, तो 2 लाख मेरी इनकम में भी कम दिखाने चाहिए, राइट। तो अभी तक हमने देखे कुछ प्रोविजन सेक्शन 28 के, अभी भी पिक्चर बाकी है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे सेक्शन 28 के कुछ पॉइंट्स लेके। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।